Hello students, in this video of accounting principles, we will discuss about features of accounting principles, fundamental accounting assumptions or concepts. First of all, features of accounting principles. First, accounting principles are man-made. जो भी accounting के principles हैं वो एक human being या फिर man-made है. Therefore, they are the best possible suggestions based on practical experience. जो भी principles हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट पॉसिबल सजेशन होते हैं जो किस पे बेस्ड होता है, प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. ये रेकमेंड किए जाते हैं फॉर यूज़ बाय ऑल द एंटरप्राइजेस. सारी एंटरप्राइजेस इसे यूज़ करें, ये रेकमेंड किया जाता है. और अगर सारी एंटरप्राइजेस ये प्रिंसिपल्स को यूज़ करेगी तो उससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी. मतलब सारे अकाउंट्स जो होंगे वो एक जैसे बनेंगे और अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी, हम सारे अकाउंट्स को समझ भी पाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. सेकेंड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं. रिजिड का मतलब ठोस, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसे हम चेंज कर सकते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, बल्कि हम उन्हें टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं. ओके, थर्ड फीचर हमारे पास कौन सा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग. जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिस होती हैं और गाइडलाइंस होती है फॉर अकाउंटिंग. मतलब हम किस बेसिस पर अकाउंटिंग करें, हम किस गाइडलाइंस पर अकाउंटिंग करें, एंड आर जनरली एक्सेप्टेड, और उन्हें हम जनरली क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. द जनरल एक्सेप्टेंस, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं और गाइडलाइंस. गाइडलाइंस मतलब डायरेक्शन देते हैं किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए. एंड आर जनरली एक्सेप्टेड, इन्हें हम आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं. The general acceptance of an accounting principle usually depends on how it meets 3 criteria. कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जनरली हम एक्सेप्ट कब करते हैं, ये बेस्ड होता है 3 क्राइटेरिया पे. सबसे पहला है रेलेवेंस. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रेलेवेंट. इफ़ दे रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. रेलेवेंट कब होंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ में किसके आएगी, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के. जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके यूज़ में आए, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन होते हैं, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. मतलब इन सब के काम में आनी चाहिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो रेलेवेंट है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव. इफ़ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. जो भी पर्सन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है या बना रहा है वो अपना खुद का पर्सनल बेनिफिट उसके अंदर नहीं जोड़ सकता. ओके, तभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्टिव है. फीजिबल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फीजिबल इफ दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट. मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फिजिबल तब होंगे जब हम उसे अप्लाई कर सके बिना किसी कठिनाई के या बिना किसी कॉस्ट के. तब सभी लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, सभी के रीच में होगा. सभी लोग इजीली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई तभी कर पाएंगे जब वो कम कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इजी होगा, और उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी. तो जो हमने 3 फीचर्स डिस्कस करे वो क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 3 क्राइटेरियाज पे बेस्ड होते हैं, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिव और फीसिबल. रेलेवेंस मतलब जो भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होगी वो यूजफुल होगी टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो भी पर्सन अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहा है वो अपना पर्सनल बायस उसमें इन्वॉल्व न करें. फीजिबल का मतलब क्या होता है, सब इजीली अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई कर सके बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के और बिना किसी कॉस्ट के. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है
नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम अच्छी तरीके से तभी समझ सकते हैं जब हम अकाउंटिंग को किसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से प्रिपेयर करना मतलब यूनिफॉर्मली प्रिपेयर होंगे, एक जैसे अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को तभी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है जब वो किसके अकॉर्डिंग बनाई गई हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई हो। इट मीन्स द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय ऑल एंटिटीज इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनल अकाउंट्स। मतलब जो भी सारी एंटिटीज़ है वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल होगी और यूजफुल होगी फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होगी, मीनिंगफुल होगी और यूजफुल होगी फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स को। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts। हर साल जो हम अकाउंट्स को बना रहे हैं उसमें हम प्रिज्यूम करते हैं या अज्यूम करते हैं कि हम फॉलो करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या फिर कॉन्सेप्ट। जो भी एंटिटीज़ इन्हें फॉलो नहीं करती है, मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को जो भी एंटिटीज़ फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, द एंटिटीज विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज विच ऑफ दीज assumptions हैव नॉट बीन फॉलोड एंड द रीज़न फॉर नॉट फॉलोइंग देम। मतलब आप फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो और आपका क्या रीज़न है इस assumption को ना फॉलो करने का। जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions है वो रिकग्नाइज्ड है बाय AS1 दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। Disclosure of accounting policies are first accounting assumption है हमारे पास going concern assumption। According to this assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। जब भी कोई हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी कोई बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं तो हम यही सोच के बिजनेस को सेटअप करेंगे या स्टार्ट करेंगे कि वो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, एक फोर्सेबल, एक रीजनेबल पीरियड तक वो चलेगा और हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं और न ही हमारी कोई इच्छा है उस बिजनेस को क्लोज करने की या फिर उसके ऑपरेशंस को कम करने की। ये है हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। It is because of this concept that a distinction is made between capital expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure, one whose benefit will be assumed or exhausted within the accounting period। गोइंग कंसर्न अजम्पशन के कारण ही कैपिटल एक्सपेंडिचर आया जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर खत्म हो जाता है जिसका बेनिफिट। On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and they are depreciated in a systematic manner over their expected useful life। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही हम किसी फिक्स असेट को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती, मतलब जितने साल तक वो असेट चलेगा उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, मतलब कम करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन परचेज इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 10 ईयर्स। कोई भी मशीन हम परचेज करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो 10 साल तक तो चलेगी। जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उसे हम स्प्रेड कर देते हैं, यानी बांट देते हैं ओवर दी नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में हम उस कॉस्ट ऑफ मशीन को बांट देंगे जिससे हम असरटेन कर पाते हैं प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ईयर, जिसके थ्रू हम क्या पता लगा पाते हैं, हर साल का प्रॉफिट और लॉस। द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। जो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है उसे हम ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। जिस ईयर हमने परचेज करा है उसी ईयर
हम उसे एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमने सिलेक्ट कर ली और अडॉप्ट कर ली है उसे हम ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करेगा अच्छे से अंडरस्टैंड करने में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और हम उसे कंपेयर कर पाएंगे प्रीवियस ईयर्स के साथ भी। कंसिस्टेंसी के कारण क्या होता है, हमारा जो पर्सनल बायस होता है, हमारा खुद का फ़ायदा होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है और हेल्प करता है इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। हम ऐसे रिजल्ट शो कर पाते हैं जो कंपेरेबल हैं। द कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल। ये कॉन्सेप्ट तब इम्पॉर्टेंट होता है जब हम अलग अलग तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। 2 मेथड्स होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। ये दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल है, इन दोनों में से कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं। अंडर दिस अजम्पशन, मेथड वंस चोजन एंड अप्लाइड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। मतलब इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर हमने एक बार रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर ली तो हमें हर साल रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही यूज़ करना है, फिर हमें चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अंडर दिस अजम्पशन, method once chosen and applied should be applied consistently year after year to make the financial statements comparable। ऐसा करने पर ही, एक मेथड को यूज़ करने पर ही हम कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है। The accounting practice may be changed if the law or accounting standard requires it, और the change will result in more meaningful presentation। कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को तभी चेंज कर सकते हैं जब लॉ हमें बोले या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बोले, और वो चेंज करने से हम ज़्यादा अच्छा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन कर पाए, तभी हम उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंटिंग अजम्पशन है वो है अक्रूअल अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू द अक्रूअल अजम्पशन, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमने किया है उसी टाइम हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, न कि जब सेटलमेंट हो, न कि जब हमें कैश मिले या फिर हम कैश दें, उस टाइम पर नहीं। जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है तभी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। दस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज। रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब वो हमें मिलने वाला होगा। व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज आर रेंडर। जब सेल कंप्लीट हो जाएगी और सर्विसेज रेंडर हो जाएगी तभी हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कैश मिला है या ना मिला है उससे कोई मतलब नहीं है, हमने सेल्स करी, हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड इन कैश और नॉट। कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है, भले ही हमने उसका पेमेंट कैश में करा हो या ना करा हो, तब भी हम उसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। भले ही उसका पेमेंट हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने उसका बेनिफिट तो ले लिया है, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। द कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इट आर एंटर्ड। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम असेट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लाइबिलिटी, इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब वो ट्रांजैक्शंस एंटर होते हैं तभी। कैश के लिए, सेटलमेंट के लिए हम नहीं रुकते हैं। Under this concept, profit is regarded as earned at the time the goods and services are sold or rendered to a customer। इस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट तभी अर्न हो जाता है जिस टाइम पर हम गुड्स या सर्विसेज को सेल कर रहे हैं या फिर कस्टमर को सर्विस रेंडर कर रहे हैं। द लीगल टाइटल इज पास टू द कस्टमर। जब हमने सेल करी तभी लीगल टाइटल पास हो गया है कस्टमर को, हु इन टर्न हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर देम। मतलब उस पर्टिकुलर कस्टमर का दायित्व है, ऑब्लिगेशन है कि वो हमें पे करेगा ही करेगा। ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंस इज रिगार्डेड एज इनकर्ड व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड और अवेल्ड। मतलब एक्सपेंस को हम तब मान लेते हैं वो इनकर हो गया है जब गुड्स या सर्विसेज हमने परचेज कर लिया है, जब हमने उसके बेनिफिट को यूज़ कर लिया है।
एंड एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर दिस देम इज अज्यूम, मतलब हमारा दायित्व है, हमें उसका अमाउंट पे करना ही करना है, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे. ओके. Messrs. RSM and Company purchases computers on 1st January 2019 amounting to 5 lakh. जो RSM कंपनी है उसने कंप्यूटर परचेज करे 1 जनवरी 2019 को और उसका अमाउंट कितना है 5 लाख और उसे पे कब करना है 15 अप्रैल 2019 में. सिंस द असेट हैज़ बीन अक्वायर्ड बाय द एंटरप्राइज, असेट क्या अक्वायर कर किसने अक्वायर कर लिया है, असेट एंटरप्राइज ने असेट अक्वायर कर लिया है एंड हैज़ इन द प्रोसेस इनकर्ड अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट, और लाइबिलिटी इनकर हो गई है टू दैट अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2019. It must record the transaction in its books of accounts on 1 January 2019. मतलब वो ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेगा 1 जनवरी 2019 को. द ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्डिंग शैल रिफ्लेक्ट दैट एंटरप्राइज ओन्स असेट्स. अब जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो एंटरप्राइज क्या शो करेगी कि वो एंटरप्राइज असेट ओन करती है, कितने का 5 लाख का, एंड ऑल्सो ओज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू द सप्लायर, और हमें 5 लाख का अमाउंट सप्लायर को देना है, उधार है हमारे ऊपर. ठीक है. सिमिलरली इफ मेसर्स RSM मेक्स अ सेल ऑफ गुड्स टू मेसर्स VSN कंपनी, RSM ने किसको सेल करा, VSN कंपनी को, कब 27 फरवरी को, फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months, 2 महीने के उधार पे. तो हम सेल को कब रिकॉर्ड करेंगे 27 फरवरी को ही रिकॉर्ड करेंगे, भले ही हमें अमाउंट कब रिसीव होगा 2 महीने के बाद, दैट इज ऑन 27 अप्रैल 2019. The transaction is recorded because the revenue has been earned. ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड क्यों करा, क्योंकि रेवेन्यू हमें अर्न हो चुका है, भले ही उसका अमाउंट हमें बाद में रिसीव होगा. शुड बी रिकॉर्ड इन द परचेज बुक्स, किस में रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक्स में, ऑन 27/3/2019 बिकॉज गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑल्दो द अमाउंट हैज़ नॉट बीन पेड, क्योंकि गुड्स तो परचेज होगा लेकिन भले हमने अमाउंट पे नहीं किया हो. नाउ आई होप that through this video you have understood about the features of accounting principles, the basic fundamental accounting assumptions or concepts. Thank you.